तो दोस्तों इको वैली नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें एप्पल टीवी की तरफ से देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी इसकी बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के वैसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। इको वैली माइकल पियर्स द्वारा निर्देशित, ब्रैड इंगेलसबी द्वारा लिखित और जूलियन मूर, सिडनी स्वीनी, डोमनॉल ग्लीसन, काइल मैक्लाचलन और फियोना शॉ द्वारा अभिनीत एक आगामी अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है। कहानी एक महिला की है जो पेंसिल्वेनिया के एक खेत में रहती है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक खतरनाक स्थिति में उसके पास आई है। फिल्म को 6 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सीमित नाटकीय रिलीज प्राप्त करने की योजना है, 13 जून को एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज होने से पहले। 3. सार केट गैरेट अपने दक्षिणी पेंसिल्वेनिया फार्म पर घोड़ों को प्रशिक्षित करने का काम करती है, जबकि वह व्यक्तिगत त्रासदी से जूझ रही है। एक रात उनकी बेटी क्लेयर खून से लथपथ उनके दरवाजे पर आती है, जो उनका नहीं है, और केट को यह तय करना है कि वह अपनी बेटी की रक्षा के लिए क्या करने को तैयार है। 4. गालना जूलियन मूर, केट गैरेट, क्लेयर की माँ, सिडनी स्वीनी, क्लेयर गैरेट, केट की बेटी, डोमनॉल ग्लीसन, जैकी लाइमैन के रूप में, काइल मैक्लाचलन, रिचर्ड गैरेट, केट के पति, फियोना शॉ जेसी ओलिवर के रूप में, एडमंड डोनोवन रयान के रूप में, रेबेका क्रेस्कॉफ। 5. उत्पादन मार्च 2023 में फिल्म की घोषणा की गई, जिसमें ब्रैड इंगेलसबी ने लिखा और माइकल पियर्स ने निर्देशन किया। इसका निर्माण स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और द वॉल्श कंपनी ने किया, जिसमें रिडले स्कॉट, माइकल प्रूस, इंगेलसबी और केविन जे. वॉल्श निर्माता थे, जबकि सिडनी स्वीनी और जूलियन मूर फिल्म में अभिनय करने वाले थे। 6 अप्रैल 2023 में डोमनॉल ग्लीसन को भी कलाकारों में जोड़ा गया। 7 मई 2024 में काइल मैक्लाचलन, फियोना शॉ और एडमंड डोनोवन को कलाकारों के लिए घोषित किया गया। 8 मुख्य फोटोग्राफी मई 2023 में न्यू जर्सी में वाइल्डवेल शीर्षक के तहत शुरू हुई और जून के अंत में समाप्त हुई। 9, 10, 11 फिल्मांकन स्थानों में हंटरडन काउंटी और मॉरिस काउंटी शामिल है। 9, 12 मुक्त करना इसे 13 जून को एप्पल टीवी प्लस पर जोड़े जाने से पहले 6 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। 3 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा इंगेलसबी बास्केटबॉल खिलाड़ी और कोच टॉम इंगेलसबी और रोज इंगेलसबी के बेटे हैं। उनके भाई मार्टिन इंगेलसबी भी बास्केटबॉल कोच है। इंगेलसबी बर्विन, पेंसिल्वेनिया में पलेब्रे और आर्कबिशप जॉन कैरोल हाई स्कूल में पढ़े, जहां उनके चाचा फ्रैन इंगेलसबी ने उन्हें कोचिंग दी। उन्होंने विलानोवा विश्वविद्यालय से व्यवसाय की डिग्री प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने मालवर्न में सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़ाया। 1 इंगेलसबी ने अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट में पटकथा लेखन में स्नातक छात्र के रूप में भाग लिया। स्नातक छात्र के रूप में अपने पहले वर्ष के बाद उन्होंने सीडर पॉइंट मनोरंजन पार्क में नौकरी की, जहां उन्होंने जेल से रिहा हुए एक चरित्र के बारे में एक कहानी लिखी। उन्होंने इस कहानी पर आधारित एक पटकथा द लो ड्वेलर लिखी। आजीविका स्नातक होने के बाद इंगेलसबी ने द लो ड्वेलर को फोकस फीचर्स के कार्यकारी माइक प्रूस को भेजा। पेंसिल्वेनिया लौटने के बाद इंगेलसबी को बताया गया कि लियोनार्डो डिकैप्रियो फिल्म में अभिनय करना चाहते हैं और रिडले स्कॉट इसे निर्देशित करना चाहते हैं। द लो ड्वेलर को फिर से लिखा गया और 2013 में आउट ऑफ द फर्नेस के रूप में रिलीज किया गया, जिसमें क्रिश्चियन बेल और वुडी हैरेल्सन ने अभिनय किया। 1 2015 में उन्होंने लियाम नीसन और एड हैरिस अभिनीत रन ऑल नाइट लिखी। 1 उन्होंने 2018 में सियाना मिलर अभिनीत चरित्र अध्ययन अमेरिकन वुमन लिखी। 2 2020 में
इंगलसबी की द वे बैक रिलीज हुई। इसमें बेन एफ्लेक ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इसमें एक बास्केटबॉल कोच की कहानी है जो हाई स्कूल टीम के साथ साथ अपने निजी जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। 3. द वे बैक इंगलसबी की एक स्पेक स्क्रिप्ट पर आधारित थी जिसका शीर्षक था द हैज बीन। 4. इंगलसबी ने HBO सीरीज मारे ऑफ ईस्टटाउन लिखी और निर्मित की। 5. शो की सफलता के कारण HBO के साथ 3 साल का करार हुआ। 6. इंगलसबी ने HBO के लिए आगामी मिनी सीरीज टास्क का लेखन और कार्यकारी निर्माण भी किया। 7. फिल्मोग्राफी द हनीफील्ड्स 2006, लघु द डायनामीटर 2011, आउट ऑफ द फर्नेस 2013, रन ऑल नाइट 2015, अमेरिकी महिला 2018, हमारा दोस्त 2019, द वे बैक 2020, घोरी ऑफ ईस्टटाउन 2021, टीवी, इको वैली 2025। 2011 से 2018 तक उन्होंने IFC कॉमेडी पोर्टलैंडिया में पोर्टलैंड, ओरेगन के मेयर की भूमिका निभाई। 29-53 2012 की अल्पकालिक श्रृंखला मेड इन जर्सी के अंत के बाद, जहां उन्होंने वकील डोनोवन स्टार्क के रूप में अभिनय किया, उन्हें द गुड वाइफ में अतिथि कलाकार के रूप में लिया गया। 54-55 2013 और 2014 में वह द गुड वाइफ के 4 एपिसोड में अभियोजक जोश पेरोटी के रूप में दिखाई दिए। 56 2014 और 2015 में वह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टेलीविजन श्रृंखला एजेंट्स ऑफ शील्ड में खलनायक केल्विन जॉनसन द डॉक्टर के रूप में दिखाई दिए। 57-58 2015 में उन्होंने पिक्सर एनिमेटेड फीचर इनसाइड आउट में रिले एंडरसन के पिता की आवाज दी। 59 जनवरी 2015 में यह घोषणा की गई थी कि मैक्लाचलन नई सीमित टेलीविजन श्रृंखला ट्विन पीक्स द रिटर्न के लिए विशेष एजेंट डेल कूपर के रूप में लौटेंगे। 60 जो 21 मई 2017 को शुरू हुई थी। 61 एक साक्षात्कार में मैक्लाचलन ने कहा कि वह ट्विन पीक्स को पूरी तरह से नहीं समझते हैं और प्रशंसक इसे उनसे कहीं अधिक समझते हैं। 26 2018 में मैक्लाचलन ने फंतासी हॉरर पारिवारिक फिल्म द हाउस विद अ क्लॉक इन इट्स वॉल्स में मुख्य प्रतिपक्षी आइजैक इजार्ड के रूप में अभिनय किया। 62 2019 में वह स्टीवन सोडरबर्ग की हाई फ्लाइंग बर्ड में एक टीम के मालिक के रूप में दिखाई दिए, जिसे पूरी तरह से आईफोन 8 पर शूट किया गया था। 63 उस वर्ष बाद में उन्होंने बुकस्मार्ट के लेखकों की कैरोल की सेकंड एक्ट में सहअभिनय किया। 64 श्रृंखला को 2020 में रद्द कर दिया गया था। 65 27 अक्टूबर 2019 को आयोजित 11वें वार्षिक गवर्नर्स अवार्ड्स में मैक्लाचलन और उनकी ब्लू वेलवेट सहकलाकार लॉरा डर्न ने अपने मित्र और सहयोगी डेविड लिंच को श्रद्धांजलि दी, जिन्हें उनके काम के लिए अकादमी मानद पुरस्कार मिला था। 66 2020 का दशक 2020 में वह अपने हेमलेट सहकलाकार एथन हॉक के साथ फिर से जुड़े। हॉक के टेस्ला के विपरीत थॉमस एडिसन की भूमिका निभाई। 67 उस वर्ष के अंत में उन्होंने HBO के हाउ टू में जॉन विल्सन के साथ एक बिना श्रेय के कैमियो किया, जिसे वल्चर ने शानदार 14 सेकंड के रूप में वर्णित किया। 68 इसके बाद उन्होंने अटलांटिक क्रॉसिंग में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की भूमिका निभाई, जो 2021 में मास्टरपीस थिएटर पर प्रसारित हुआ। 69 2022 में मैक्लाचलन ने जॉन हैम के साथ कन्फेस फ्लेच 70 में सहअभिनय किया और उन्हें मिरांडा के विक्टिम में मुख्य न्यायाधीश अर्ल वॉरेन के रूप में भी लिया गया। 71 2023 से 2024 तक वह हुलू के फ्यूचरामा 72 में अतिथि भूमिका के साथ वॉइस ओवर के काम पर लौट आए और पिक्सर के इनसाइड आउट 2 और डिज्नी प्लस के ड्रीम प्रोडक्शंस में रिले के पिता के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 73 मैक्लाचलन ने एपिक मैगजीन के सहसंस्थापक जोशुआ डेविस के साथ पॉडकास्टवन के वर्नमटाउन पॉडकास्ट की सहमेजबानी और सहनिर्माण भी किया।
सच्ची अपराध श्रृंखला वर्नमटाउन उत्तरी कैरोलिना के पाब्लो एस्कोबार के साथ संबंधों की पड़ताल करती है। 74 2024 में उन्हें अमेजन के फॉलआउट में उनकी भूमिका से पहले कैन सीरीज में कैनाल प्लस आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो लोकप्रिय वीडियो गेम सीरीज का रूपांतरण है। 75 इसे अप्रैल 2024 में दूसरे सीजन के लिए जल्दी से नवीनीकृत किया गया था। 76 अगस्त 2024 में उन्होंने जो क्राविच के निर्देशन में बनी पहली फिल्म ब्लिंक ट्वाइस में सहायक भूमिका निभाई। 77 सितंबर 2024 में उन्हें कॉनी ब्रिटन और काया गेर्बर के साथ ओवरकम्पेंसिंग में कास्ट किया गया, जो बेनिटो स्किनर द्वारा निर्मित और अभिनीत एक कॉलेज सेट कॉमेडी सीरीज थी। 78 जनवरी 2025 में वुगा ने घोषणा की कि मैक्लाचलन मरणोपरांत डेविड लिंच को पटकथा लेखन उपलब्धि के लिए लॉरेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। 79 जिनकी उस महीने की शुरुआत में मृत्यु हो गई थी। 80 मैक्लाचलन ने पहले अपने लंबे समय के दोस्त और सहयोगी को द न्यूयॉर्क टाइम्स 81 GQ 82 और अपने व्यक्तिगत इंस्टाग्राम अकाउंट पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जहां उन्होंने लिखा था, मैं उनका कहीं भी अनुसरण करने को तैयार था क्योंकि उनके साथ खोज, तलाश और एक साथ खोजने की यात्रा में शामिल होना ही पूरी बात थी। मैं अज्ञात में बाहर निकल गया क्योंकि मुझे पता था कि डेविड मेरे साथ वहां तैर रहा था। यह ऐसा है जैसे एजेंट कूपर ट्विन चोटियों में शेरिफ ट्रूमैन से कहता है, मुझे नहीं पता कि यह हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह एक ऐसी जगह होगी जो अद्भुत और अजीब दोनों होगी। व्यक्तिगत जीवन 1990 के एमी अवार्ड्स में अभिनेत्री लारा फ्लिन बॉयल के साथ मैक्लाचलन। परिवार मैक्लाचलन की मां की मृत्यु 1986 में 52 वर्ष की आयु में डिंबग्रंथि के कैंसर से हुई, ब्लू वेलवेट के रिलीज होने से कुछ समय पहले। 6-10-13 1983 में ड्यून फिल्मांकन के दौरान उनका निदान किया गया था और निदान के बारे में उन्हें सूचित करने में देरी हुई। 10-84 उनके पिता की 2011 में सर्जरी के बाद की। मैक्लाचलन ओलिवर स्टोन की 1991 की फिल्म द डोर्स में संगीतकार रे मंजरेक के रूप में नजर आए, जो इसी नाम के बैंड के बारे में थी। 28 उन्होंने पहले 1986 की फिल्म प्लाटून में क्रिस की भूमिका निभाने के लिए स्टोन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जो अंततः चार्ली शीन को मिली। 29 इसके अलावा 1991 में उन्होंने टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट में एक हत्यारे की भूमिका निभाई। 30 फ्रांज काफ्का की द ट्रायल के 1993 के फिल्म संस्करण में हेरोल्ड पिंटर की पटकथा के साथ मैक्लाचलन ने सताए गए जोसेफ के की मुख्य भूमिका निभाई। 31 मैक्लाचलन ने एटिका जेल दंगों के बारे में जॉन फ्रेंकहाइमर की 1994 की एमी विजेता HBO फिल्म अगेंस्ट द वॉल में एक नौसिखिए जेल गार्ड के रूप में सैमुअल एल जैक्सन के साथ सहाभिनय किया। 32 1994 में उन्हें द फ्लिंटस्टोन्स में भी दिखाया गया, जो इसी नाम के एनिमेटेड सिटकॉम का एक लाइव एक्शन मूवी रूपांतरण था, जिसमें उन्होंने फिल्म के मुख्य प्रतिपक्षी क्लिफ वेंडरकेव की भूमिका निभाई, जिसमें जॉन गुडमैन फ्रेड फ्लिंटस्टोन और रिक मोरानी बार्नी रूबल के रूप में थे। 29 1995 में मैक्लाचलन ने पॉल वर्होवेन की शोगर्ल्स में अभिनय किया। फिल्म को आलोचकों द्वारा बहुत खराब माना गया। 33 और इसने रिकॉर्ड 7 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार जीते। 34 मैक्लाचलन याद करते हैं कि जब उन्होंने प्रीमियर से पहली बार शोगर्ल्स देखी तो उन्हें लगा कि यह भयानक है, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि फिल्म अनजाने में मजेदार थी और उन्होंने इसके कैंपीनेस को अपनाया। 29-35 मैक्लाचलन के अनुसार, हालांकि उन्होंने फिल्म के प्रेस टूर को छोड़ दिया, लेकिन वे पूरी स्क्रीनिंग में बैठे रहे, रिपोर्टों के विपरीत कि वे बाहर चले गए। 35-2000 2000 से 2002 तक मैक्लाचलन ने अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला सेक्स एंड द सिटी में एक आवर्ती भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने चार्लोट यॉर्क, क्रिस्टिन डेविस के एक समय के पति डॉट्रे मैकडॉगल की भूमिका निभाई। 29
मैक्लाचलन ने विलियम शेक्सपियर के नाटक पर आधारित 2000 की फिल्म हेमलेट में किंग क्लॉडियस की भूमिका निभाई। 2001 में जारी वीडियो गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3 में उन्होंने समाजोपथिक रियल एस्टेट डेवलपर डोनाल्ड लव के चरित्र को आवाज दी। 2002 में उन्होंने वुडी हैरेल्सन के साथ जॉन कोल्वेनबैक की ऑन एन एवरेज डे में अपना वेस्ट एंड डेब्यू किया। 37 2003 में मैक्लाचलन ने पैट्रिक स्टीवर्ट के साथ हेरोल्ड पिंटर की द केयरटेकर में एस्टन के रूप में ब्रॉडवे की शुरुआत की। 39 उन्होंने 2004 की फिल्म टच ऑफ पिंक में कैरी ग्रांट की आत्मा को चित्रित किया। 40 ग्रांट के साथ उनकी समानता पहले ट्विन पीक्स के एक एपिसोड में देखी गई थी। उसी वर्ष उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में एक अतिथि भूमिका भी निभाई, जिसमें उन्होंने एक मनोचिकित्सक की भूमिका निभाई जिसने एक समाजोपत बच्चे को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसने उसके बेटे की हत्या कर दी थी। 41 वह 2011 में फिर से शो में एक राजनेता के रूप में अतिथि कलाकार थे, जिसका बेटा बलात्कार के आरोप में शामिल है। 42 2006 में शॉर्ट-लिव्ड इनजस्टिस में अभिनय करने के बाद मैक्लाचलन रहस्यमय दंत चिकित्सक ऑर्सन हॉज के रूप में डेस्परेट हाउसवाइव्स में दिखाई दिए। 29 वह पहली बार शो के दूसरे सीजन के दौरान दिखाई दिए और सीजन 3 की शुरुआत में पूर्णकालिक कलाकार बन गए। 44 2007 में मैक्लाचलन लाइव अर्थ लाभ संगीत समारोहों के लंदन लेग में प्रस्तुतकर्ताओं में से एक थे। 45 वह 2008 की फिल्म द सिस्टरहुड ऑफ द ट्रैवलिंग पेंट्स 2 में दिखाई दिए। 46 2008 में रिलीज हुई पंथ 2006 नॉर्वेजियन एनिमेटेड फिल्म फ्री जिमी के अमेरिकी अंग्रेजी संस्करण में उन्होंने एक उग्र पशु अधिकार कार्यकर्ता मारियस के चरित्र को आवाज दी। 47 2010 के दशक 2017 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मैक्लाचलन 2010 में 4 साल तक ऑर्सन हॉज का किरदार निभाने के बाद मैक्लाचलन ने डेस्परेट हाउसवाइव्स छोड़ने का फैसला किया क्योंकि 2008 में पिता बनने के बाद से न्यूयॉर्क शहर में अपने घर से लॉस एंजिल्स में सेट तक का सफर उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। 49 हालांकि वह 2012 में डेस्परेट हाउसवाइव्स के अंतिम सीजन 8 के लिए एक अतिथि कलाकार के रूप में लौटे। 50 उन्होंने 2010 से 2014 तक हाउ आई मेट योर मदर के सीजन 6, 8 और 9 में जॉर्ज द कैप्टन वैन स्मूट के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 51 वह 2022 में स्पिन ऑफ हाउ आई मेट योर फादर के पहले सीजन में भूमिका को फिर से निभाएंगे। 52 काइल मेरिट मैक्लाचलन 1/MKL केलेन बटा ने मैक्लाचलन 22 फरवरी 1959 एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्हें ट्विन पीक्स 1990 से 1991 2017 में डेल कूपर के रूप में एमी नामांकित और गोल्डन ग्लोब विजेता भूमिका और इसके प्रीक्वल ट्विन पीक्स फायर वॉक विद मी 1992 के लिए जाना जाता है। उन्हें डेविड लिंच की 2 फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। ड्यून 1984 में पॉल एट्राइड्स और ब्लू वेलवेट 1986 में जेफ्री ब्यूमोंट। मैक्लाचलन की अन्य फिल्म भूमिकाओं में द हिडन 1987 में लॉयड गैलाघर, द डोर्स 1991 में रेमंड्स रेक, द फ्लिंटस्टोन्स 1994 में क्लिफ वेंडरकेव, शोगर्ल्स 1995 में जैक कैरी और इनसाइड आउट फिल्म सीरीज 2015-2024 में रिले के पिता की भूमिका शामिल है। ट्विन पीक्स के अलावा मैक्लाचलन ने टेलीविजन पर प्रमुख भूमिकाएं निभाई है, जैसे सेक्स एंड द सिटी 2000 से 2002 में ट्रे मैकडॉगल, डेस्परेट हाउसवाइव्स 2006 से 2012 में ऑर्सन हॉज, हाउ आई मेट योर मदर 2010 से 2014 और हाउ आई मेट योर फादर 2022 में कैप्टन, पोर्टलैंडिया 2011 से 2018 में पोर्टलैंड के मेयर, एजेंट्स ऑफ शील्ड 2014 से 2015 में केल्विन जॉनसन और फॉलआउट 2024 वर्तमान में हैंक मैक्लेन। प्रारंभिक जीवन। मैक्लाचलन का जन्म काइल मैक्लाचलन
बाद में अपने स्कॉटिश विरासत को दर्शाने के लिए अपने अंतिम नाम की वर्तनी को बदलते हुए एक के रूप में याकिमा, वाशिंगटन के याकिमा वैली मेमोरियल अस्पताल में हुआ था। 3 उनकी मां, कैथरीन नीस्टोन। 4 1934 से 1986। 5 एक स्कूल जिले की जनसंपर्क निदेशक थीं। 6 7 और एक गृहिणी थीं जो सामुदायिक कला कार्यक्रमों में सक्रिय थीं। 8 उनके पिता, केंट एलन मैक्लाचलन, 1933 से 2011, एक स्टॉकब्रोकर और वकील थे। 4 8 काइल के स्कॉटिश, जर्मन और कॉर्निश वंश है। 9 वह अपने छोटे भाइयों क्रेग और केंट जूनियर के साथ 3 लड़कों में सबसे बड़े के रूप में याकिमा में बड़े हुए। 8 10 1 11 मैक्लाचलन ने याकिमा में आइजनहावर हाई स्कूल से स्नातक किया। 12 जब वह 17 वर्ष के थे तब उनकी मां ने उनके पिता को छोड़ दिया। 7 13 और उनके माता पिता का हाई स्कूल के वरिष्ठ वर्ष में तलाक हो गया। 8 10 14 मैक्लाचलन को मंचीय अभिनय से उनकी मां ने परिचित कराया जब वह किशोरों के लिए एक युवा थिएटर कार्यक्रम की निदेशक बनी जिसे उन्होंने याकिमा में स्थापित करने में मदद की थी। 7 8 उन्होंने उन्हें 9 से 14 वर्ष की आयु में पियानो सीखने के लिए भी भेजा जब उन्होंने शास्त्रीय गायन का अध्ययन भी शुरू किया। 8 15 हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने नाटकों और कक्षा के संगीत में प्रदर्शन किया। 15 साल की उम्र में अपने पहले नाटक में अभिनय किया। 6 8 अपने वरिष्ठ वर्ष में उन्होंने पीटर शेफर के एक अभिनय नाटक ब्लैक कॉमेडी के निर्माण में ब्रिंडस्ले मिलर की मुख्य भूमिका निभाई थी और माय फेयर लेडी में हेनरी हिगिंस के रूप में अभिनय किया था। 1982 में उन्होंने प्रोफेशनल एक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के छात्र के रूप में वाशिंगटन विश्वविद्यालय UW। 16 17 उन्होंने शुरू में व्यवसाय में प्रमुखता हासिल करने की योजना बनाई थी। 8 और UW में शास्त्रीय आवाज का भी अध्ययन किया। 18 लेकिन उन्होंने अपना ध्यान अभिनय पर केंद्रित कर लिया। 8 आजीविका 1980 के दशक। मैक्लाचलन ने जिस पहली फिल्म पर काम किया वह थी द चेंजलिंग 1980, जिसका कुछ हिस्सा यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन कैंपस में शूट किया गया था। उन्हें अतिरिक्त के तौर पर $10 का भुगतान किया गया था। 17 1981 की गर्मियों में कॉलेज में अपने दूसरे वर्ष के बाद उन्होंने लोगान, यूटा में ओल्ड लिरिक रिपर्टरी थिएटर में 3 भूमिकाओं में मुख्य भूमिका निभाई और अगली गर्मियों में एशलैंड, ओरेगन में ओरेगन शेक्सपियर फेस्टिवल में मुख्य भूमिका निभाई। 19 मैक्लाचलन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत ड्यून 1984 में पॉल एट्राइड्स की मुख्य भूमिका से की थी। 20 मैक्लाचलन सिएटल क्षेत्र के एक थिएटर में मोलियरे के टारटफे में प्रदर्शन कर रहे थे जब ड्यून के निर्माता डिनो डी लॉरेंटिस के कास्टिंग एजेंट ने एक युवा लीड की तलाश शुरू की और उसके लिए कई सिफारिशें प्राप्त कीं। कई स्क्रीन परीक्षणों के बाद उन्होंने निर्देशक डेविड लिंच के साथ तालमेल बिठाया, उनकी सामान्य प्रशांत नॉर्थवेस्ट पृष्ठभूमि की सहायता से और भाग जीतने में सफल रहे। 8 इसने मैक्लाचलन और लिंच के बीच एक रचनात्मक साझेदारी की शुरुआत को चिह्नित किया जो 2025 में लिंच की मृत्यु से पहले 4 और परियोजनाओं पर सहयोग करेंगे। 21 ड्यून के फ्लॉप होने और आलोचकों से खराब समीक्षा मिलने के बाद मैक्लाचलन को काम मिलना मुश्किल हो गया। वे 1985 में लॉस एंजल्स चले गए। 8 22 और टॉप गन सहित कई फिल्मों के लिए ऑडिशन दिया लेकिन कोई भी भूमिका पाने में असफल रहे, अंततः अपने एजेंट को छोड़ दिया। 8 लिंच ने ब्लू वेलवेट 1986 में जेफ्री ब्यूमोंट की मुख्य भूमिका में मैक्लाचलन को कास्ट किया जिसे अधिक सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया। 8 2012 के एक साक्षात्कार में लिंच के साथ अपने स्थायी संबंधों पर विचार करते हुए मैक्लाचलन ने टिप्पणी की, डेविड लिंच ने मुझे गुमनामी से बाहर निकाला। उन्होंने मुझे ड्यून और ब्लू वेलवेट में मुख्य भूमिका के लिए कास्ट किया और तब से लोगों ने मुझे एक ऐसे लड़के के रूप में देखा है जो तहखाने में कुछ अजीबोगरीब चीजें पकाता है। 23 लिंच के जीवनी लेखक
क्रिस रॉडली ने मैक्लाचलन को लिंच के अपने व्यक्तित्व का ऑन स्क्रीन अवतार बताया। 24 उन्होंने 1987 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म द हिडन में FBI एजेंट लॉयड गैलाघर की भूमिका निभाई। 25 1990 के दशक मैक्लाचलन और लारा फ्लिन बॉयल अगस्त 1991 में 43वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में पहुंचे। मैक्लाचलन ने ABC टेलीविजन श्रृंखला ट्विन पीक्स 1990 से 91 में लिंच के साथ मिलकर काम किया, जिसमें उन्होंने स्पेशल एजेंट डेल कूपर की भूमिका निभाई, और लिंच की 1992 की प्रीक्वल फिल्म ट्विन पीक्स फायर वॉक विद मी में भी उन्होंने यही भूमिका निभाई। मैक्लाचलन के बारे में GQ की एक कहानी में लिंच ने उन भूमिकाओं पर टिप्पणी की, काइल ने मासूमों की भूमिका निभाई है जिन्हें जीवन के रहस्यों में दिलचस्पी है। वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं कि उसके साथ एक अजीब दुनिया में जा सकते हैं। 6 मैक्लाचलन ने यह भी कहा कि वह लिंच को अपने उन गुरुओं में से एक मानते हैं जिनका उन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा। 26 लिंच, जो अपने सहयोगियों को उनके साथ काम करते समय उनकी भूमिकाओं पर काफी हद तक नियंत्रण देने के लिए जाने जाते थे, ने मैक्लाचलन के अनुरोध पर ब्लू वेलवेट और ट्विन पीक्स के दृश्यों को फिर से लिखा। फियोना शॉ, जन्म फियोना मैरी विल्सन, 10 जुलाई 1958, एक आयरिश फिल्म और थिएटर अभिनेत्री है। उन्होंने रॉयल शेक्सपियर कंपनी और नेशनल थिएटर के साथ-साथ फिल्म और टेलीविजन में भी व्यापक काम किया। 2020 में उन्हें आयरलैंड के महानतम फिल्म अभिनेताओं की द आयरिश टाइम्स सूची में 29वें स्थान पर रखा गया था। उन्हें 2001 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE का मानद कमांडर बनाया गया था। 1 उन्होंने इलेक्ट्रा, एज यू लाइक इट, द गुड पर्सन ऑफ सेचवान 1990 और मशीनल 1994 नाटकों में भूमिकाओं के लिए 1990 और 1994 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता, और मेफिस्टो 1986, हेरा गैबलर 1992 और हैप्पी डेज 2008 में अपनी भूमिकाओं के लिए 3 और ओलिवियर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए। उन्होंने मेडिया 2002 में शीर्षक भूमिका निभाकर ब्रॉडवे की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। वह कोलम टोबिन के नाटक द टेस्टामेंट ऑफ मैरी 2013 में ब्रॉडवे पर लौटीं। फिल्मों में उन्होंने हैरी पॉटर फिल्म सीरीज 2001 से 2010 में पेटूनिया डर्सली की भूमिका निभाई। अन्य उल्लेखनीय फिल्म भूमिकाओं में माई लेफ्ट फुट 1989, परसुएशन 1995, जेन आयरे 1996, द ट्री ऑफ लाइफ 2011, कोलेट 2018, अम्मोनाइट 2020 और एनोला होम्स 2020 शामिल है। उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में HBO फिल्म आरकेओ 281, 1999 में हेरा हॉपर और HBO सीरीज ट्रू ब्लड 2011 में मार्नी स्टोनब्रुक शामिल है। उन्होंने BBC सीरीज किलिंग ईव 2018 से 22 में कैरोलिन मार्टिन्स की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें 2019 बाफ्टा टीवी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के साथ-साथ 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन भी मिले। फ्लीबैग 2019 में काउंसलर की भूमिका के लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन मिला। उन्होंने BBC वन सीरीज बैप्टिस्ट 2021 और डिज्नी प्लस सीरीज एंडर 2022 में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। शॉ का जन्म फियोना मैरी विल्सन के रूप में 10 जुलाई 1958, 2 को कोब, 3 काउंटी कॉर्क, आयरलैंड में हुआ था। 4 वे भौतिक विज्ञानी मैरी टी विल्सन, नीफ्लिन, जन्म 1927, 5 और नेत्र शल्य चिकित्सक डेनिस जोसेफ विल्सन 1922 से 2011 की बेटी थी, जिनसे 1952 में शादी हुई थी। उद्धरण वांछित, उन्होंने मोंटेनोटे में एक घर बनाए रखा। 6. 7. उसके पिता आधे अंग्रेजी वंश के थे। 4 बच्चों में से दूसरे, उसका एक बड़ा भाई
जॉन और 2 छोटे भाई, मार्क और पीटर है, जिनमें से बाद वाले की 18 वर्ष की आयु में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 5 उन्होंने कॉर्क में स्कोइल मुइरे में माध्यमिक विद्यालय में भाग लिया। शॉ ने लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट (RADA) में अध्ययन किया। 1982 में एक्टिंग (RADA) डिप्लोमा के साथ स्नातक किया। 8 इक्विटी में शामिल होने पर उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा क्योंकि उनके पास पहले से ही फियोना विल्सन नाम की एक सदस्य थी। उन्होंने उपनाम शॉ अपनाया, जो उनकी दादी का पहला नाम था। ऐसा उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को श्रद्धांजलि देने के लिए भी किया। 9 आजीविका थिएटर। 1983 में उन्होंने रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन के द राइवल्स 1983 के नेशनल थिएटर प्रोडक्शन में जूलिया के रूप में अभिनय किया। 10 उनकी नाट्य भूमिकाओं में सेलिया इन एज यू लाइक इट 1984, मैडम डी वोलांगेस इन लेस लियासन डेंजरेस 1985, कैथरीन इन द टेमिंग ऑफ द श्रू 1987, लेडी फ्रेंजुल इन द न्यू इन 1987, यंग वूमन इन मशीनल 1993 शामिल है, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता। शॉ ने 1995 में डेबोरा वार्नर द्वारा निर्देशित रिचर्ड II में मुख्य पुरुष भूमिका निभाई। उन्होंने 1996 में न्यूयॉर्क के लिबर्टी थिएटर में T.S. एलियट की कविता द वेस्ट लैंड को एक एकल प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे काफी प्रशंसा मिली। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें उत्कृष्ट एकल प्रदर्शन के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार मिला। 11 उन्होंने हैप्पी डेज 2007 में विनी के साथ काम किया और इलेक्ट्रा 1988, द गुड पर्सन ऑफ सेचुआन 1989, हेरा गैबलर 1991, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी 1998 और मेडिया 2000 में शीर्षक भूमिकाएं निभाई। 2009 में शॉ ने डेबोरा वार्नर के साथ फिर से सहयोग किया। टोनी कुशनर द्वारा बर्टोल्ट ब्रेख्त की मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन के अनुवाद में मुख्य भूमिका निभाई। द डेली टेलीग्राफ के लिए 2002 के एक लेख में रूपर्ट क्रिस्टियनसेन ने अपने पेशेवर संबंधों को निश्चित रूप से नाट्य इतिहास में सबसे समृद्ध रचनात्मक साझेदारियों में से एक के रूप में वर्णित किया। 12 2 महिलाओं के बीच अन्य सहयोगों में ब्रेख्त की द गुड वूमन ऑफ सेचुआन और इब्सन की हेरा गैबलर का निर्माण शामिल है। बाद वाले को टेलीविजन के लिए अनुकूलित किया गया था। 13 2010 में शॉ विल्टन के म्यूजिक हॉल में द वेस्ट लैंड में और लंदन एश्योरेंस के नेशनल थिएटर पुनरुद्धार में दिखाई दिए। 14 नवंबर 2010 में शॉ ने डबलिन के एबी थिएटर में इब्सेन के जॉन गैब्रियल बोर्कमैन में एलन रिकमैन और लिंडसे डंकन के साथ अभिनय किया। 15-16 इस नाटक का मंचन 2011 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन अकादमी ऑफ म्यूजिक में भी किया गया था। 17 2012 में शॉ हॉवर्ड बार्कर के सीन्स फ्रॉम एन एग्जीक्यूशन के नेशनल थिएटर पुनरुद्धार में दिखाई दिए। दुनिया के सबसे बड़े एकल थिएटर महोत्सव यूनाइटेड सोलो ने ब्रॉडवे पर द टेस्टामेंट ऑफ मैरी में उनके प्रदर्शन को 2013 यूनाइटेड सोलो स्पेशल अवार्ड से मान्यता दी। 18 टेलीविजन और फिल्म। 1984 में शॉ ने द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स के एपिसोड द एडवेंचर ऑफ द क्रुक्ड मैन में मिस मॉरिसन की भूमिका निभाई। वह माई लेफ्ट फुट 1989, माउंटेन्स ऑफ द मून 1990, 3 मेन एंड ए लिटिल लेडी 1990, सुपर मारियो ब्रदर्स 1993, अंडरकवर ब्लूज 1993, परसुएशन 1995, जेन आयरे 1996, द बुचर बॉय 1997, द एवेंजर्स 1998, गोरमेंगहास्ट 2000 और हैरी पॉटर की 5 फिल्मों में नजर आई, जिसमें उन्होंने हैरी पॉटर की दमित मामी पेटूनिया डर्सली की भूमिका निभाई। शॉ ने ब्रायन डेपल्मा की द ब्लैक डाहलिया 2006 में एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शॉ अमेरिकी टीवी शो ट्रू ब्लर के सीजन 4 में दिखाई दिए। 4-19 शॉ के चरित्र मार्नी स्टोनब्रुक को एक कमजोर हस्तरेखाविद के रूप में वर्णित किया गया है, जो आध्यात्मिक रूप से एक वास्तविक चुड़ैल के पास है।
20. फियोना शॉ 2013 में उन्होंने अगाथा क्रिस्टी के मार्पल एपिसोड ग्रीनशॉज फॉली में कैथरीन ग्रीनशॉ की भूमिका निभाई। 2018 में शॉ ने बीबीसी अमेरिका के किलिंग ईव में MI6 की रूस केंद्रित शाखा की प्रमुख कैरोलिन मार्टेंस की भूमिका निभानी शुरू की। अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने टेलीविजन सीरीज में सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता। 21 उसी वर्ष बाद में उन्होंने मिसेज विल्सन में एक वरिष्ठ MI6 अधिकारी की भूमिका निभाई। 22 फोबे वालर-ब्रिज सीरीज फ्लीबैग 2019 में एक काउंसलर की भूमिका के लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड मिला। 23-24 2020 में उन्हें आयरलैंड के महानतम फिल्म अभिनेताओं की आयरिश टाइम्स सूची में 29वें स्थान पर सूचीबद्ध किया गया था। 25 शॉ ने स्टार वार्स टेलीविजन सीरीज एंडर में शीर्षक चरित्र की दत्तक मां मार्वा एंडर के रूप में अभिनय किया। 26 एंडर में अपने काम के लिए शॉ को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 27 अक्टूबर 2022 में शॉ को रिचर्ड उस्मान की द थर्सरे मर्डर क्लब सीरीज की तीसरी किताब द बुलेट दैट मिस्ड के प्रदर्शन के लिए ऑडियोफाइल मैगजीन ईयरफोन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 28 2024 में उन्होंने ट्रू डिटेक्टिव के सीजन 4 में रोज एग्विनो का किरदार निभाया, जो एक रहस्यमय अतीत वाली महिला है जो नायक की सहायता करती है। व्यक्तिगत जीवन शॉ एक समलैंगिक है, हालांकि वह अपने यौन अभिविन्यास को महसूस करने से पहले पुरुषों के साथ 2 दीर्घकालिक रिश्तों में रह चुकी थी। उन्होंने कहा कि यह एक झटका था। मैं आत्मघृणा से भरी हुई थी और सोचा कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी, लेकिन मैं बस नहीं आई। 29 2002 से 2005 तक शॉ अंग्रेजी अभिनेत्री सैफरन बरोज की पार्टनर थीं। 30 उन्होंने डेरानियागाला के संस्मरण पढ़ने के बाद श्रीलंकाई अर्थशास्त्री सोनाली डेरानियागाला से मुलाकात की। 31 और उन्होंने 2018 में शादी कर ली। 32 शॉ इस्लिंगटन, उत्तरी लंदन में रहती है। पहले वे पास के प्रिमरोज हिल में रहती थीं, लंदन चिड़ियाघर के कान की सीमा के भीतर। 31 शॉ का पालन पोषण कैथोलिक परिवार में हुआ था और जनवरी 1997 में उन्होंने टाइबर नन्स के साथ उनके कॉन्वेंट में 2 सप्ताह बिताए। 33 फिल्मोग्राफी चाबी उन फिल्म या टीवी प्रोडक्शन को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। पतली परत मैक्लाचलन ने 1985 से 1989 तक अपनी ब्लू वेलवेट की सहकलाकार लॉरा डर्न को डेट किया। 85 इसके बाद वह 1990 से 1992 तक ट्विन पीक्स की सहकलाकार लारा फ्लिन बॉयल के साथ रिश्ते में थे। 15 1992 में बॉयल के साथ अपने रिश्ते के खत्म होने के बाद उन्होंने सुपरमॉडल लिंडा इवेंजेलिस्टा के साथ रिश्ता शुरू किया, जब वे बार्नीज न्यूयॉर्क के लिए एक साथ किए गए एक फोटोशूट में मिले थे। मैक्लाचलन के अनुसार 1998 में उनके 6 साल के रिश्ते के खत्म होने से पहले उनकी सगाई कुछ सालों तक हुई थी। 7-10-86 शादी 1999 में उनकी मुलाकात पब्लिसिस्ट डेजीरी ग्रुबर से हुई और उनके साथ उनका रिश्ता शुरू हुआ। 10-13 ग्रुबर अपनी खुद की पब्लिक रिलेशन एजेंसी चलाती है। वह 2004 में प्रोजेक्ट रनवे की कार्यकारी निर्माता बन गईं। 37-87 मैक्लाचलन न्यूयॉर्क शहर चले गए क्योंकि वह सेक्स एंड द सिटी का फिल्मांकन कर रहे थे और ग्रुबर वहीं रहते थे। 13 उनकी शादी 20 अप्रैल 2002 को हुई थी। 11 उनके बेटे का जन्म 25 जुलाई 2008 को हुआ था। 88 परिवार के पास लॉस एंजिल्स और न्यूयॉर्क में घर है। 18 89 वाइन मेकिंग शराब प्रेमी मैक्लाचलन ने 2005 में वाशिंगटन के वाल्ला वाल्ला में डनहम सेलर्स के तहत वाइन निर्माता एरिक डनहम के साथ परस्यूड बाय बियर की सह स्थापना की। 90
91 शेक्सपियर के द विंटर टेल से प्रेरित यह नाम मंच निर्देशन एग्जिट परस्यूड बाय ए बियर से लिया गया है। 92 वाशिंगटन के शीर्षरेटेड लेबलों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले परस्यूड बाय बियर 5 वाइन का उत्पादन करते हैं। ट्विन बियर, परस्यूड बाय बियर, बेबी बियर, ब्लशिंग बियर और बियर क्यूब। 90 93 सोशल मीडिया 2024 में मैक्लाचलन के इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट ने वायरल ट्रेंड और लोकप्रिय संस्कृति के साथ उनके जुड़ाव के लिए ध्यान आकर्षित किया। उनके पोस्ट, जिनमें लॉर्डे, चैपल रोआन और चार्ली एक्ससीएक्स के ब्रैट जैसे कलाकारों के संगीत और प्रेरणा शामिल थी, को कलाकारों से खुद ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। कई प्रकाशनों ने जेनजेड दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की और प्यार से उन्हें बेबी गर्ल का दर्जा दिया। 94 95 96 97 98 अभिनय श्रेय पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1984 ड्यून पॉल एट्राइड्स 1986 नीला मखमल जेफ्री ब्यूमोंट 1987 छिपा हुआ लॉयड गैलाघर 1990 उसे मत बताओ कि यह मैं हूं ट्राउट 1991 दरवाजे रे मंजारेक। ड्यून के फिल्म रूपांतरण पर 1 साल काम करने के बाद और अपने भाई फ्रैंक की अचानक मृत्यु के बाद स्कॉट ने फिलिप के डिक के उपन्यास डू एंड्रॉइड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शीप के फिल्म संस्करण का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। ब्लेड रनर नाम से और हैरिसन फोर्ड अभिनीत यह फिल्म 1982 में सिनेमाघरों में एक व्यावसायिक निराशा थी और न्यूयॉर्कर में पॉलिन केल द्वारा इसकी आलोचना की गई थी, जिन्होंने लिखा था, स्कॉट को इस बात की समझ नहीं है कि फिल्म की गति के हिस्से के रूप में शब्दों का उपयोग कैसे किया जाए। ब्लेड रनर एक रहस्यहीन थ्रिलर है। यह हार्डवेयर और लघुचित्रों और मैट के अपने स्वयं के कल्पनाशील उपयोग का शिकार प्रतीत होता है। किसी बिंदु पर स्कॉट और अन्य लोगों ने यह निर्णय लिया होगा कि कहानी महत्वहीन थी। शायद चैरियट्स फॉर हायर वेंजलिस्ट द्वारा धमाकेदार, अश्लील और कामुक स्कोर जो धुएं से निकलता प्रतीत होता है, ने उन्हें आश्वस्त किया कि कहानी के महत्वपूर्ण हिस्सों को काटे जाने पर भी दर्शक भावुक हो जाएंगे। 39 समीक्षा के जवाब में स्कॉट ने कहा, यह विनाश के 4 पृष्ठ थे। मैं उससे कभी नहीं मिला। मैं बहुत आहत था। मैंने उन पृष्ठों को फ्रेम किया और वे 30 वर्षों से मेरे कार्यालय में है, यह याद दिलाने के लिए कि केवल एक ही आलोचक है जो मायने रखता है और वह आप है। मैंने तब से आलोचनाएं नहीं पढ़ी है, क्योंकि अगर यह अच्छी है तो आपका सिर सूज सकता है और आप खुद को भूल सकते हैं, और अगर यह खराब है तो आप इतने उदास हो जाते हैं कि यह दुर्बल करने वाला होता है। 40 फिल्म को अब व्यापक रूप से एक क्लासिक माना जाता है। 41 42 1991 में स्कॉट के नोट्स का उपयोग वार्नर ब्रदर्स द्वारा जल्दबाजी में निर्देशक के कट को बनाने के लिए किया गया था, जिसमें मुख्य चरित्र की आवाज को हटा दिया गया था और अंत सहित कई अन्य छोटे बदलाव किए गए थे। बाद में स्कॉट ने व्यक्तिगत रूप से ब्लेड रनर की डिजिटल बहाली की देखरेख की और जिसे द फाइनल कट कहा गया, उसे मंजूरी दी। यह संस्करण 5 अक्टूबर 2007 को लॉस एंजिल्स, न्यूयॉर्क सिटी और टोरंटो सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और दिसंबर 2007 में एक विस्तृत डीवीडी रिलीज के रूप में। 43 आज ब्लेड रनर को कई आलोचकों द्वारा अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विज्ञान कथा फिल्मों में से एक माना जाता है। 44 आंशिक रूप से भविष्य के शहर के दृश्य के इसके बहुत अधिक अनुकरणीय चित्रण के लिए धन्यवाद। 45 इसे अक्सर विलियम गिब्सन के उपन्यास न्यूरोमैंसर के साथ साइबरपंक शैली की शुरुआत करने के रूप में चर्चा में लाया जाता है। किंग्स कॉलेज लंदन में स्टेम सेल जीव विज्ञानी स्टीफन मिंजर कहते हैं, यह अपने समय और कहानी के पूरे आधार से बहुत आगे था। मानव होना क्या है और हम कौन है, हम कहाँ से आते हैं, यह सदियों पुराने सवाल है। 46 स्कॉट ने ब्लेड रनर को
अपनी सबसे पूर्ण और व्यक्तिगत फिल्म के रूप में वर्णित किया है। 47 1985 में स्कॉट ने लीजेंड का निर्देशन किया, जो अर्नोन मिल्चन द्वारा निर्मित एक फंतासी फिल्म थी। स्कॉट ने राजकुमारियों, इक्सिंगों और भूतों की दुनिया में स्थापित एक बार की बात है कहानी बनाने का फैसला किया, जिसका फिल्मांकन लगभग पूरी तरह से स्टूडियो के अंदर किया गया। स्कॉट ने टॉम क्रूज को फिल्म के नायक जैक के रूप में, मिया सारा को राजकुमारी लिली के रूप में और टिम करी को शैतान सींग वाले अंधेरे के भगवान के रूप में लिया। 48 स्कॉट ने बकिंघमशायर के पाइनवुड स्टूडियो में 007 स्टेज पर एक जंगल का सेट बनवाया था, जिसमें 60 फीट ऊंचे पेड़ और 30 फीट व्यास के तने थे। 49 फिल्मांकन के अंतिम चरण में जंगल का सेट आग से नष्ट हो गया। रिलीज पर एक बड़ी व्यावसायिक विफलता के बावजूद फिल्म एक पंथ क्लासिक बन गई है। 2002 के डायरेक्टर कट ने गोल्डस्मिथ के मूल स्कोर को बहाल किया। 50 स्कॉट ने 1987 में टॉम बेरेंजर और मिमी रोजर्स अभिनीत रोमांटिक थ्रिलर समवन टू वॉच ओवर मी और माइकल डगलस और एंडी गार्सिया अभिनीत पुलिस ड्रामा ब्लैक रेन 1989 बनाई, जिसे आंशिक रूप से जापान में शूट किया गया था। बाद वाली फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। ब्लैक रेन स्कॉट के संगीतकार है जिमर के साथ 6 सहयोगों में से पहली थी। 51 52 1984 एप्पल मैकिन्टोश विज्ञापन। मुख्य लेख 1984 विज्ञापन। 1984 में स्कॉट ने एप्पल कंप्यूटर के मैकिन्टोश कंप्यूटर को लॉन्च करने के लिए एक बड़े बजट $9 लाख के टेलीविजन विज्ञापन 1984 इंच का निर्देशन किया। 53 स्कॉट ने इंग्लैंड में लगभग $3,70,000 में विज्ञापन फिल्माया। 54 जिसे सिनेमाघरों में स्क्रीनिंग के साथ साथ सुपर बाउल 18 के दौरान 22 जनवरी 1984 को अमेरिका में एक शोकेस एयरिंग दिया गया था। 55 कुछ लोग इस विज्ञापन को विज्ञापन में एक महत्वपूर्ण घटना 56 और एक मास्टरपीस मानते हैं। 57 एडवर्टाइजिंग एज ने इसे 50 महानतम विज्ञापनों की अपनी सूची में सबसे ऊपर रखा। 58 जॉर्ज ऑरवेल के 1984 के मॉडल पर आधारित एक डायस्टोपियन भविष्य में सेट स्कॉट के विज्ञापन ने अपने नायक अंग्रेजी एथलीट आन्या मेजर द्वारा चित्रित का उपयोग मैकिन्टोश के आने का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया। एप्पल मैकिन्टोश कंप्यूटर की तस्वीर से सजी उसकी सफेद टैंक टॉप द्वारा इंगित मानवता को अनुरूपता बिग ब्रदर से बचाने के साधन के रूप में IBM के लिए एक संकेत, उस समय कंप्यूटिंग में प्रमुख शक्ति। 59 1990 के दशक रोल फिल्म थेल्मा एंड लुइस 1991, जिसमें थेल्मा के रूप में गीना डेविस, लुइस के रूप में सुजैन सारंडन, जेडी के रूप में ब्रैड पिट की सफल भूमिका के अलावा स्कॉट की सबसे बड़ी आलोचनात्मक सफलताओं में से एक साबित हुई, जिसने निर्देशक की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन प्राप्त करने में मदद की। 61 उनकी अगली परियोजना स्वतंत्र रूप से वित्त पोषित ऐतिहासिक महाकाव्य 1492 कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। यह फिल्म क्रिस्टोफर कोलंबस, फ्रांसीसी स्टार गेरार्ड डेपार्डियू द्वारा अमेरिका के अभियानों को याद करती है। स्कॉट ने 4 साल तक कोई और फिल्म रिलीज नहीं की। स्कॉट ने लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्ययन किया, कॉलेज पत्रिका आर्ट में योगदान दिया और कॉलेज के फिल्म विभाग की स्थापना में मदद की। अपने अंतिम शो के लिए उन्होंने एक ब्लैक एंड व्हाइट शॉर्ट फिल्म बॉय एंड बाइसिकल बनाई, जिसमें उनके छोटे भाई और उनके पिता दोनों ने अभिनय किया। फिल्म को बाद में द ड्यूलिस्ट्स DVD के एक्स्ट्रा सेक्शन में रिलीज किया गया। फरवरी 1963 में स्कॉट को BBC टेलीविजन कार्यक्रम टुनाइट के लिए डिजाइनर के रूप में शीर्षक क्रेडिट में नामित किया गया था। 1963 में स्नातक होने के बाद उन्होंने BBC के साथ एक प्रशिक्षु सेट डिजाइनर के रूप में नौकरी हासिल की, जिससे उन्हें लोकप्रिय टेलीविजन पुलिस श्रृंखला जेडकार और विज्ञान कथा श्रृंखला आउट ऑफ द अननोन पर काम करने का मौका मिला।
उन्हें मूल रूप से दूसरे डॉक्टर हू धारावाहिक द डेल्क्स को डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें धारावाहिक के नामांकित विदेशी प्राणियों को साकार करना शामिल था। काम शुरू करने से कुछ समय पहले शेड्यूल संघर्ष का मतलब था कि उन्हें रेमंड क्यूसिक द्वारा बदल दिया गया था। 1965 में उन्होंने बीबीसी के लिए टेलीविजन श्रृंखला के एपिसोड का निर्देशन करना शुरू किया, जिनमें से केवल एक, एडम एडमंड लाइव्स, का एक एपिसोड व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। 21 डोरसेट के शाफ्टसबरी में गोल्ड हिल, जहां स्कॉट ने 1973 में होविस टेलीविजन विज्ञापन फिल्माया था। 1968 में रिडले और उनके छोटे भाई टोनी स्कॉट, जो आगे चलकर एक फिल्म निर्देशक भी बने, 22 ने रिडले स्कॉट एसोसिएट्स आरएसए की स्थापना की, जो एक फिल्म और वाणिज्यिक उत्पादन कंपनी थी। 23 एलन पार्कर, ह्यूग हडसन और छायाकार ह्यूग जॉनसन के साथ काम करते हुए रिडले स्कॉट ने 1970 के दशक के दौरान आरएसए में कई विज्ञापन बनाए, जिनमें 1973 का होविस ब्रेड विज्ञापन, बाइक राउंड, ड्वोरक की न्यू वर्ल्ड सिम्फनी की धीमी गति से रेखांकित, ब्रास के लिए पुनर्व्यवस्थित, गोल्ड हिल, शाफ्टसबरी, डोरसेट में फिल्माया गया था। 24 एक नॉस्टेल्जिया थीम वाला टेलीविजन विज्ञापन जिसने सार्वजनिक कल्पना पर कब्जा कर लिया, इसे 2006 के सर्वेक्षण में यूके का पसंदीदा विज्ञापन चुना गया। 26 1970 के दशक में चैनल नंबर 5 ब्रांड को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि इसे बड़े पैमाने पर बाजार और पुराने ब्रांड के रूप में लेबल किए जाने का जोखिम था। 27 1970 और 1980 के दशक में स्कॉट द्वारा निर्देशित चैनल टेलीविजन विज्ञापन आविष्कारशील मिनी फिल्में थीं, जिनमें अत्यथार्थवादी कल्पना और प्रलोभन के उत्पादन मूल्य थे, जो बोतल के समान सिलहूट के साथ एक ही दृश्य कल्पना पर आधारित थे। 27 स्कॉट परिवार के 5 सदस्य निर्देशक हैं और सभी ने आरएसए के लिए काम किया है। 28 उनके भाई टोनी एक सफल फिल्म निर्देशक थे, जिनका करियर 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक चला। उनके बेटे जेक और ल्यूक दोनों ही विज्ञापनों के प्रशंसित निर्देशक हैं, जैसा कि उनकी बेटी जॉर्डन स्कॉट भी है। जेक और जॉर्डन दोनों ही लॉस एंजिल्स से काम करते हैं। ल्यूक लंदन में रहते हैं। 1995 में शेपर्टन स्टूडियो को रिडले और टोनी स्कॉट की अध्यक्षता वाले एक संघ द्वारा खरीदा गया था, जिसने स्टूडियो का बड़े पैमाने पर नवीनीकरण किया और साथ ही इसके मैदानों का विस्तार और सुधार भी किया। 29 आजीविका 1970 का दशक, द ड्यूलिस्ट्स, एलियन। द ड्यूलिस्ट्स 1977 ने निर्देशक के रूप में रिडले स्कॉट की पहली फीचर फिल्म को चिह्नित किया। महाद्वीपीय यूरोप में फिल्माई गई, इसे कान फिल्म समारोह में मुख्य पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म का पुरस्कार जीता। द ड्यूलिस्ट्स का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमित व्यावसायिक प्रभाव था। जोसेफ कॉनराड की लघु कहानी द ड्यूल पर आधारित और नेपोलियन युद्धों के दौरान सेट की गई। यह 2 फ्रांसीसी हुसार अधिकारियों, डिह्यूबर्ट और फेराउड, कीथ कैराडाइन और हार्वे कीटल का अनुसरण करती है, जिनका झगड़ा शुरू में एक छोटी सी घटना पर 15 साल तक चलने वाले कड़वे विस्तारित झगड़े में बदल जाता है, जो उस बड़े संघर्ष से जुड़ा होता है जो इसकी पृष्ठभूमि प्रदान करता है। फिल्म को नेपोलियन की वर्दी और सैन्य आचरण का ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक चित्रण प्रदान करने के लिए सराहा गया है। 31 ब्लूरे पर फिल्म की 2013 की रिलीज स्कॉट पर विद्वानों के निबंधों के संग्रह में फिल्म पर एक निबंध के प्रकाशन के साथ हुई। 32 स्कॉट ने मूल रूप से ट्रिस्टन और इसेल्ट के एक संस्करण को अनुकूलित करने की योजना बनाई थी, लेकिन स्टार वार्स देखने के बाद वह बड़े पैमाने पर प्रभावचालित फिल्मों की क्षमता के बारे में आश्वस्त हो गए। उन्होंने 1979 की हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म एलियन के निर्देशन का काम स्वीकार किया, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सफलता दिलाई। स्कॉट ने एलेन रिप्ले को मानक पुरुष एक्शन नायक से नायिका में बदलने का निर्णय लिया। 33 रिप्ले सिगोर्नी वीवर द्वारा अभिनीत, जो पहली 4 एलियन फिल्मों में दिखाई दी, एक सिनेमाई आइकन बन गईं। 33
जॉन हर्ट के चरित्र के अंतिम दृश्य को कई प्रकाशनों ने सिनेमाई इतिहास में सबसे यादगार दृश्यों में से एक बताया है। 34 इंग्लैंड के शेपर्टन स्टूडियो में फिल्माई गई एलियन उस समय प्रमोशनल इंटरव्यू में स्कॉट ने संकेत दिया था कि वे एलियन फ्रेंचाइज में 5वीं फिल्म बनाने के लिए चर्चा कर रहे थे। हालांकि 2006 के एक इंटरव्यू में स्कॉट ने टिप्पणी की कि वे एलियन द डायरेक्टर्स कट से नाखुश थे। उन्हें लगा कि मूल फिल्म काफी दोषरहित थी और इसमें किए गए बदलाव केवल मार्केटिंग टूल थे। 36 स्कॉट बाद में एलियन से संबंधित परियोजनाओं में वापस लौटे जब उन्होंने मूल फिल्म की रिलीज के 3 दशक बाद प्रोमेथियस और एलियन कॉवनेंट का निर्देशन किया। 37 1980 का दशक, ब्लेड रनर और अन्य फिल्में। सर रिडले स्कॉट, जन्म 30 नवंबर 1937, एक अंग्रेजी फिल्म निर्देशक और निर्माता है। वह विज्ञान कथा, अपराध और ऐतिहासिक महाकाव्य शैलियों में फिल्मों का निर्देशन करते हैं, जिसमें एक वायुमंडलीय और अत्यधिक केंद्रित दृश्य शैली होती है। 1, 2, 3 वह सबसे ज्यादा कमाई करने वाले निर्देशकों में शुमार है। उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में कुल मिलाकर $5 बिलियन की कमाई की है। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2018 में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए बाफ्टा फेलोशिप, 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड और 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड शामिल है। 4 उन्हें 2003 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। 5 और 2024 में किंग चार्ल्स III द्वारा नाइट ग्रैंड क्रॉस नियुक्त किया गया था। 6 लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व छात्र, स्कॉट ने टेलीविजन में एक डिजाइनर और निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिर विज्ञापन के क्षेत्र में विज्ञापन निर्देशक के रूप में चले गए। उन्होंने द ड्यूलिस्ट्स 1977 के साथ अपनी फिल्म निर्देशन की शुरुआत की और अपनी अगली फिल्म एलियन 1979 से व्यापक पहचान हासिल की। हालांकि उनकी फिल्मों की सेटिंग और अवधि व्यापक होती है, फिर भी वे शहरी वातावरण की यादगार छवियां प्रदर्शित करती है, जिनमें ग्लेडिएटर 2000 में दूसरी शताब्दी का रोम और उसका 2024 का सीक्वल किंगडम ऑफ हेवन, 2005 में 12वीं शताब्दी का यरूशलम, रॉबिन हुड 2010 में मध्ययुगीन इंग्लैंड, एक्सोडस, गॉड्स एंड किंग्स 2014 में प्राचीन मेम्फिस, ब्लैक हॉक डाउन 2001 में समकालीन मोगादिशु, ब्लेड रनर 1982 में लॉस एंजिल्स के भविष्य के शहरी दृश्य और एलियन, प्रोमेथियस 2012, द मार्शियन 2015 और एलियन कॉवनेंट 2017 में अलौकिक दुनियाएं शामिल है। स्कॉट को थेल्मा एंड लुइस, ग्लेडिएटर और ब्लैक हॉक डाउन के लिए निर्देशन में 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। 2 ग्लेडिएटर ने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार जीता और उन्हें द मार्टियन के लिए उसी श्रेणी में नामांकन मिला। 1995 में स्कॉट और उनके भाई टोनी दोनों को सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार मिला। 7 स्कॉट की फिल्में एलियन, ब्लेड रनर और थेल्मा एंड लुइस को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यशास्त्रीय रूप से महत्वपूर्ण माने जाने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। 2004 के बीबीसी पोल में स्कॉट को ब्रिटिश संस्कृति के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 10 उन्होंने 2 बार पुरस्कार जीता। एचबीओ फिल्म द गैदरिंग स्टॉर्म 2002 के लिए उत्कृष्ट टेलीविजन फिल्म और हिस्ट्री चैनल के गेटिसबर्ग 2011 के लिए उत्कृष्ट वृत्तचित्र या नॉनफिक्शन स्पेशल के लिए। 9 उन्हें आरकेओ 281 1999, द एंड्रोमेडा स्ट्रेन 2008 और द पिलर्स ऑफ द अर्थ 2010 के लिए एमी नामांकित किया गया था। 10 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मेरी माँ ने 3 लड़कों को पाला। मेरे पिता सेना में थे और इसलिए वे अक्सर बाहर रहते थे। युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद हम उनके पीछे पीछे यात्रा करते थे, इसलिए मेरी माँ बॉस थीं। उन्होंने कानून बनाए और कानून भगवान था। हमने बस कहा, हाँ ठीक है, हमने बहस नहीं की। मुझे लगता है
कि यहीं से सम्मान आया है, क्योंकि वह सख्त थीं। अपने काम में मजबूत महिला पात्रों के समर्थक, स्कॉट अपनी मां एलिजाबेथ को अपनी पहली महिला रोल मॉडल मानते हैं। 11 स्कॉट का जन्म 30 नवंबर 1937 को साउथ शील्ड्स में फ्रांसिस फ्रैंक पर्सी स्कॉट के घर हुआ था, जो न्यूकैसल स्थित एक वाणिज्यिक शिपिंग व्यवसाय में भागीदार थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंजीनियर्स में कर्नल के रूप में काम करेंगे, और एलिजाबेथ नी विलियम्स एक खनिक की बेटी थीं। 12-13 उनके दादा चाचा डिक्सन स्कॉट सिनेमा श्रृंखला के अग्रणी थे और उन्होंने टाइनसाइड के आसपास कई सिनेमाघर खोले। उनका एक सिनेमा, टाइनसाइड सिनेमा, अभी भी न्यूकैसल में चल रहा है और यह यूके में आखिरी बचा हुआ न्यूज़रील सिनेमा है। 14 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से 2 साल पहले जन्मे स्कॉट का लालन पालन एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता रॉयल इंजीनियर्स में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अपने शुरुआती जीवन के अधिकांश समय अनुपस्थित रहे। उनके बड़े भाई फ्रैंक, जब वे अभी भी छोटे थे, तब मर्चेंट नेवी में शामिल हो गए और दोनों के बीच बहुत कम संपर्क था। 15 इस दौरान परिवार इधर-उधर घूमता रहा। वे वेल्स और जर्मनी के अलावा कम्बरलैंड के साथ-साथ इंग्लैंड के अन्य क्षेत्रों में भी रहे, जहां कर्नल स्कॉट युद्ध के बाद के मित्र नियंत्रण परिषद का हिस्सा थे। 12 युद्ध के बाद स्कॉट परिवार काउंटी डरहम वापस चला गया और अंततः टेसाइड में बस गया। उद्धरण वांछित विज्ञान कथाओं में उनकी रुचि एक बच्चे के रूप में H.G. वेल्स के उपन्यासों को पढ़ने से शुरू हुई। 16 इट द टेरर फ्रॉम बियॉन्ड स्पेस, द डे द अर्थ स्टूड स्टिल और देम जैसी विज्ञान कथा फिल्मों से भी प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि इन फिल्मों ने उन्हें थोड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से तब तक नहीं लगा जब तक उन्होंने स्टेनली कुब्रिक की 2001 ए स्पेस ओडिसी नहीं देखी, जिसके बारे में उन्होंने कहा, एक बार जब मैंने इसे देखा तो मुझे पता था कि मैं क्या कर सकता हूं। 16 वे स्टॉकटन ऑन टीज में ग्रेंजफील्ड ग्रामर स्कूल गए और वेस्ट हार्टलपूल कॉलेज ऑफ आर्ट से डिजाइन में डिप्लोमा प्राप्त किया। 17 वेस्ट हार्टलपूल में औद्योगिक परिदृश्य बाद में ब्लेड रनर में दृश्यों को प्रेरित करेगा, जिसमें स्कॉट ने कहा, वेस्ट हार्टलपूल के नज़दीक स्टील वर्क्स थे, इसलिए हर दिन मैं उनके बीच से गुजरता था और सोचता था कि वे शानदार, सुंदर है, सर्दी या गर्मी, और यह जितना अधिक अंधेरा और अशुभ होता गया, उतना ही दिलचस्प होता गया। 18 1995 में रिडले और उनके भाई टोनी ने लॉस एंजिल्स में एक प्रोडक्शन कंपनी, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस का गठन किया। व्हाइट स्क्वॉल, जेफ ब्रिजेस अभिनीत और G.I. जेन, डेमी मूर अभिनीत से शुरू होने वाली रिडले की सभी बाद की फीचर फिल्में स्कॉट फ्री बैनर के तहत निर्मित की गई है। 1995 में दोनों भाइयों ने ब्रिटिश फिल्म स्टूडियो शेपरटन स्टूडियो में एक नियंत्रित हिस्सेदारी खरीदी। 2001 में शेपरटन ने पाइनवुड स्टूडियो के साथ विलय कर पाइनवुड स्टूडियो समूह बना लिया, जिसका मुख्यालय बकिंघमशायर, इंग्लैंड में है। 62-2000 स्कॉट का ऐतिहासिक ड्रामा ग्लेडिएटर 2000 उनकी सबसे बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलताओं में से एक साबित हुआ। इसने 5 अकादमी पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, फिल्म के स्टार रसेल क्रो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है, और स्कॉट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2 स्कॉट ने फिल्म की कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के लिए ब्रिटिश विजुअल इफेक्ट कंपनी द मिल के साथ काम किया, और यह फिल्म ओलिवर रीड को समर्पित थी, जिनकी फिल्मांकन के दौरान मृत्यु हो गई थी। मिल ने रीड के बचे हुए दृश्यों के लिए एक डिजिटल बॉडी डबल बनाया। 63-64 कुछ लोगों ने लगभग विलुप्त हो चुकी तलवार और चप्पल ऐतिहासिक शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय ग्लेडिएटर को दिया है। ABC स्पेशल बेस्ड इन फिल्म द ग्रेटेस्ट मूवीज ऑफ अवर टाइम में फिल्म को अब तक की 5वीं सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का नाम दिया गया। 65 2005 में जर्मन फोटोग्राफर ओलिवर मार्क द्वारा बर्लिन में स्कॉट का चित्र। स्कॉट ने हैनिबल 2001 का निर्देशन किया, जिसमें एंथनी हॉपकिंस ने हैनिबल लेक्टर की भूमिका निभाई।
मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। स्कॉट की अगली फिल्म ब्लैक हॉक डाउन 2001, जिसमें टॉम हार्डी ने अपनी पहली फिल्म में अभिनय किया था, सोमालिया में अपने जीवन के लिए लड़ रहे फंसे हुए अमेरिकी सैनिकों के एक समूह पर आधारित थी। स्कॉट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। 2003 में स्कॉट ने एक छोटे पैमाने की परियोजना मैचेस्टिक मेन का निर्देशन किया, जिसे एरिक गार्सिया के उपन्यास से रूपांतरित किया गया और जिसमें निकोलस केज, सैम रॉकवेल और एलिसन लोहमैन ने अभिनय किया। इसे ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मध्यम प्रदर्शन किया। 2005 में उन्होंने धर्मयुद्धों के बारे में एक फिल्म किंगडम ऑफ हेवन, जो कि काफी सफल रही, बनाई। इस फिल्म में ऑरलैंडो ब्लूम ने अभिनय किया और यह संगीतकार हैरी ग्रेगसन विलियम्स के साथ स्कॉट का पहला सहयोग था। 66 मोरक्को सरकार ने कुछ युद्ध दृश्यों के लिए मोरक्को के घुड़सवारों को अतिरिक्त कलाकार के रूप में भेजा था। 67 किंगडम ऑफ हेवन के नाट्य संस्करण से नाखुश, जिसके लिए उन्होंने फॉक्स द्वारा 45 मिनट कम करने की इच्छा पर नरम पड़ने के अलावा पूर्वावलोकन दर्शकों की राय पर बहुत अधिक ध्यान देने को दोषी ठहराया। स्कॉट ने फिल्म के एक निर्देशक के कट की देखरेख की, जो वह चाहते थे उसका सही संस्करण था, जिसे 2006 में डीवीडी पर जारी किया गया था। 68 किंगडम ऑफ हेवन के निर्देशक के कट को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 69 यह वही है जो बाहर जाना चाहिए था, स्कॉट ने प्रतिबिंबित किया। 69 यह पूछे जाने पर कि क्या वह 2006 में सामान्य रूप से पूर्वावलोकन के खिलाफ थे, स्कॉट ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ड्राइविंग सीट पर कौन है। यदि आपके पास मेरा काम करने वाला कोई पागल है, तो आपको पूर्वावलोकन करने की आवश्यकता है। लेकिन एक अच्छे निर्देशक को इतना अनुभवी होना चाहिए कि वह यह तय कर सके कि सिनेमा में जाने के लिए कौन सा संस्करण सही है। 70 स्कॉट ने ग्लेडिएटर स्टार रसेल क्रो के साथ मिलकर ए गुड ईयर बनाई, जो पीटर मेले की बेस्ट सेलिंग किताब पर आधारित है, जो एक निवेश बैंकर के बारे में है जो प्रोवेंस में एक नया जीवन पाता है। यह फिल्म 10 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी। कुछ दिनों बाद स्टूडियो 20वीं सेंचुरी फॉक्स के चेयरमैन रूपर्ट मर्डोक, जिन्होंने फिल्म का समर्थन किया, ने शेयरधारकों की बैठक में ए गुड ईयर को फ्लॉप करार दिया। 71 स्कॉट की अगली फिल्म अमेरिकन गैंगस्टर थी, जो वास्तविक जीवन के ड्रग किंगपिन फ्रैंक लुकास की कहानी पर आधारित थी। स्कॉट ने 2006 की शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को संभाला और स्क्रीनराइटर स्टीवन जिलियन से फ्रैंक लुकास और रिची रॉबर्ट्स के बीच की गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी स्क्रिप्ट को फिर से लिखवाया। डेनजल वॉशिंगटन ने लुकास के रूप में प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रसेल क्रो रॉबर्ट्स के रूप में सहकलाकार थे। नवंबर 2007 में फिल्म का प्रीमियर सकारात्मक समीक्षा और बॉक्स ऑफिस सफलता के साथ हुआ और स्कॉट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया। 2008 के अंत में स्कॉट की जासूसी थ्रिलर बॉडी ऑफ लाइज, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो और रसेल क्रो ने अभिनय किया था, को टिकट बिक्री में बहुत कम सफलता मिली और समीक्षाएं मिश्रित रहीं। स्कॉट ने रॉबिन हुड के संशोधनवादी रूपांतरण का निर्देशन किया, जिसमें रसेल क्रो ने रॉबिन हुड और कैट ब्लैंचेट ने मेड मैरियन की भूमिका निभाई। इसे मई 2010 में मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने सम्मानजनक प्रदर्शन किया। स्कॉट 17 मार्च 2012 को एनाहिम, कैलिफोर्निया में वंडरकॉन 2012 में प्रोमेथियस स्टार चार्लीज थेरॉन और माइकल फैसपेंडर के साथ बात करते हुए 31 जुलाई 2009 को स्कॉट द्वारा निर्देशित एलियन के 2 भाग वाले प्रीक्वल की खबर सामने आई। 37 यह परियोजना अंततः प्रोमेथियस नामक एक एकल फिल्म तक सीमित हो गई, जिसे स्कॉट ने एलियन के डीएनए के स्ट्रैंड्स को साझा करने के रूप में वर्णित किया, जबकि यह प्रत्यक्ष प्रीक्वल नहीं था। जून 2012 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में चार्लीज थेरॉन और माइकल फैसपेंडर ने अभिनय किया, जिसमें नूमी रैपेस ने एलिजाबेथ
शॉ नामक वैज्ञानिक की प्रमुख भूमिका निभाई। फिल्म को ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर $403 मिलियन की कमाई की। 74 अगस्त 2009 में स्कॉट ने लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ एक डायस्टोपियन लंदन में एल्डस हक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड के एक रूपांतरण का निर्देशन करने की योजना बनाई। 75 2009 में टीवी सीरीज द गुड वाइफ का प्रीमियर हुआ, जिसमें रिडले और उनके भाई टोनी को कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया। 2010 के दशक। तो दोस्तों बात की जाए इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, तो ये हमें 6 जून 2025 को देखने को मिली थी और यानी मिलने वाली है। और ये एक तरह से एप्पल टीवी पर 13 जून 2025 को देखने को मिल जाएगी। और बाकी 103 मिनट इसकी रनिंग लेंथ है। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसकी बता दी है, जैसे रिलीज़ होती है इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।